हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर 7 के ग्रुप 15 एलिमेंट कंप्लीट किए थे और ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में मैंने आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब हम इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर आज की इस क्लास में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे गाइस इसके बारे में, जो इनके एलिमेंट्स हैं। तो इनके एलिमेंट्स आपके ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है। ये सारे जो है इनके एलिमेंट्स हैं। तो ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप सभी को पता है, इनका एटॉमिक मास होता है 16 और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8। इसके अलावा अगर सल्फ़र की बात की जाए तो सल्फ़र का आपका जो है एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास जो है इसका लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका 32 होता है। अब अगर बात करते हैं सेलेनियम की, तो सेलेनियम जो है आपका, इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 34 और इसका जो एटॉमिक मास आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास होता है 79। अप्रॉक्सीमेट हम इसको 79 कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए टेल्यूरियम की, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो है आपका 127.6 यानी 128 हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एटॉमिक नंबर है वो होता है 52। साथ ही साथ जो इसका लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का वो है आपका पोलोनियम। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 84 और इसका एटॉमिक मास होता है 209 यानी 209 इसका एटॉमिक मास होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बात। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो जनरल प्रॉपर्टी है, यानी टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की। तो जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी ऑक्सीजन के बाद दूसरा एलिमेंट आपने देखा था सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यानी टॉप टू डाउन अगर हम लोग ग्रुप में आते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है वो छोटा होगा। ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आएंगे, सल्फ़र में आएंगे, तो सल्फ़र का एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो जो है सल्फ़र से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम लोग इस ग्रुप के एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इन एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस बढ़ता जाता है। तो ये थी बात एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की कि ये टॉप टू बॉटम जाने पर ये इंक्रीज़ होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वो एनर्जी होती है जो हमें किसी भी जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने में या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए जो एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी आपकी, इन जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ग्रुप 15 हमने बताया था ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी जो है पी ऑर्बिटल्स वो आधी भरी हुई होती हैं, इसलिए उनमें से जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना थोड़ा मुश्किल था। रिएक्शन कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी।
लेकिन ग्रुप 16 के एलिमेंट्स आपके इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए कम एनर्जी पर ही ये जो है रिएक्टिव हो जाते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 16 एलिमेंट की, ग्रुप 15 एलिमेंट से कम होती है। वहीं अगर टॉप टू बॉटम बात करें, यानी ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र की बात करें, तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है। यानी कि जितना बड़ा आपका एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फ़र है, सल्फ़र से बड़ा सेलेनियम है, जैसे जैसे क्या होगा एलिमेंट का साइज़ आपका बड़ा होगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। साइज़ बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग फोर्स है वो कमज़ोर होती जाएगी बाहर की ऑर्बिटल्स पर। इसकी वजह से क्या होगा, कोई दूसरा एलिमेंट इनके आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकता है कम एनर्जी देकर। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी, यानी कम एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए देनी पड़ेगी। तो ये थी आपके जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात। अब हम आगे चलते हैं, इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें जो है हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? ऑक्सीजन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब स्टूडेंट्स होता है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें लेना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है अगर जो है इलेक्ट्रॉन हमें किसी दूसरे एलिमेंट से छीनना है, उससे लेना है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वही आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। तो ऑक्सीजन की बात करें, अगर आप ऑक्सीजन देखें तो इनमें जो आपके ग्रुप 16 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन का साइज़ सबसे छोटा होता है। यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसकी जो फोर्स है वो आउटर ऑर्बिटल पर ज़्यादा रहेगी। अब अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। यानी कि इसको जो है ज़्यादा एनर्जी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं सल्फ़र का साइज बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, न्यूक्लियस की पावर धीरे धीरे आउटर ऑर्बिटल्स पर कम होती जाएगी, जिसकी वजह से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी कम होती जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है जैसे जैसे क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही अगर समझने की कोशिश करें, तो वो एनर्जी जो किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए लगाई जाती है, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन किसी का लेंगे तो हम पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन में ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के पास ज़्यादा फोर्स होती है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो वो बाहर की ऑर्बिटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने साथ जोड़ पाता है। इससे क्या होगा, तो
तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे घटती जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटल्स में होती है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो नॉन मेटेलिक नेचर भी कम होता जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना कि गेन करते हैं। अगर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही होगी। इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटेलिक नेचर होगा, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही होगी, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम आने पर यानी ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल में हम लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन जो बाकी इसके नीचे के एलिमेंट है सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये आपके सॉलिड स्टेट में है और मेटलिक नेचर शो करते हैं। यानी कि इनके अंदर मेटलिक क्वालिटी की बात की जाए तो नीचे के एलिमेंट जो है उनके अंदर मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहाँ पर इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये जो ऑक्सीजन और सल्फ़र हैं आपके, ये नॉन मेटेलिक होते हैं नेचर में, जबकि नीचे के, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया, क्योंकि इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, इस वजह से ये जो आपके बीच के एलिमेंट हैं, ये जो है इनमें नॉन मेटेलिक नेचर कम होता जाएगा। टेल्यूरियम और सेलेनियम आपके मेटलॉइड्स कहलाएंगे, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच के जो एलिमेंट होते हैं उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। जबकि ये जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा पोलोनियम, वो आपका मेटेलिक होगा, यानी उसका नेचर मेटल होगा। आगे की अगर बात की जाए, ऑल द एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी आप पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। एलोट्रॉपी का मतलब ऑक्सीजन खुद के साथ जुड़कर O2 बना लेता है, वैसे ही सल्फ़र आपका एसिड वगैरह बनाता है। 8 S के जो मॉलिक्यूल मिलकर एसिड बना सकते हैं। तो जितने भी ये एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के, ये एलोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं, यानी खुद के साथ जुड़कर जो है एक बड़ा कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इन एलिमेंट्स का, इंक्रीज़ विद एन इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर, यानी टॉप टू बॉटम आएंगे तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सल्फ़र का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, सेलेनियम का सल्फ़र से ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिमेंट्स का बढ़ता जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे अगर बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन और सल्फ़र की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि इनके अंदर जो है एटॉमिसिटी के डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी एटम्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे आगे स्लाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस एलिमेंट्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो ये जो एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 16 के, ये जो है -2, +2 और +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हालांकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इस वजह से ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट
शो नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर इसका साइज छोटा है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट रहती है। आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वहाँ पर डी शेल के बारे में नहीं बताया गया। अब अगर देखा जाए ये जो पोलोनियम है, ये भी आपका जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है इनमें, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ये जो है वहाँ पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन शो करता है। अब आगे की अगर बात की जाए, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम कम होती जाती है। यानी ऑक्सीजन तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से शो करता है, लेकिन अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे, यानी सल्फ़र के बाद की अगर बात करें, सल्फ़र के बाद सेलेनियम और टेल्यूरियम की, तो वो जो है आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। अब अगर आगे स्टूडेंट्स बात की जाए, ऑक्सीजन शोज़ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन जो आपकी ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करती है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे OF2 और O2F2 कंपाउंड में जो है ये इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि वहाँ पर ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो आई होप आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपकी जो है डिक्रीज़ होती जाती है जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है इन एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम जाने पर। तो ये थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीजन की एनोमेलस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था कि नाइट्रोजन जो है एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, यानी अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन शो करता था, तो वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो क्या क्या जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी ये अपने ग्रुप से अलग शो करता है, उनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनकी जो एनोमेलस प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की, वो केवल इसी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज है वो बाकी एलिमेंट्स जो इस ग्रुप के हैं उनसे कम है। इसके अलावा यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की कमी होती है, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होती है, जबकि बाकी ग्रुप के एलिमेंट का अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा हो इससे पिछले क्लास में, तब आप देखेंगे वहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होती। आगे की अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड इन केस इफ़ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप वैलेंस शेल बी कैन बी एक्सपेंडेड एंड कोवैलेंस एक्सीड 4। क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड आपने बनाते हुए कभी नहीं देखा होगा, यानी कि CO2 तक देखा होगा, CO3 हो सकता है, लेकिन CO4 आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो 4 से ज़्यादा भी वैलेंस शेल बना सकते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि और भी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रिएक्शंस की बात की जाएगी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके और भी इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।